नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पिछले 2 दिन से 3 दिन से मैं फ्लू से पीड़ित हूं। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा। और इस बीच में एक और दुर्घटना हुई है, एक और हादसा हुआ है। हमारा जो फेसबुक का पेज था नॉकिंग न्यूज़ का, करीब 2 लाख के करीब उसको फॉलो करते थे, 2-2.5 लाख लोग उसको फॉलो करते थे। उसको किसी ने हैक कर लिया है और अब उसका नाम रख दिया chat.openai। अब जो भी है, अब उसको फेसबुक उस पर उसको कैसे रिकवर करता है, क्या करता है, कौन हैकर्स हैं, ये समय पे पता लगेगा। लेकिन बहरहाल इस चक्कर में आपको 2 दिन तक वीडियो नहीं मिल पाई। आज भी एक ही वीडियो दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गले की जो बोलने की क्षमता है वो थोड़ा सा फ्लू के कारण प्रभावित हुई है। और आज भी मैंने हिम्मत करके, चूँकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कोई नहीं दे सकता था, कोई आपको बताना नहीं चाहता था, बहुत सारी बातें डरते हैं लोग, तो आपके सामने लेके आना ज़रूरी था, इसलिए लेके आया हूँ। और आपने एक खबर पढ़ी होगी कि किस तरह से अडानी साहब अपनी ही बिजली कंपनियों के लिए महंगे महंगे सामान अपने ही भाई की कंपनियों से खरीदते थे और घाटा उठाते थे, और उसके कारण एक बड़ा चूना आम उपभोक्ता को लगा, क्योंकि बिजली कंपनी घाटे में जाती थी और उससे वो और मुनाफा कमाते थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये मामला क्या है और पुराना मामला होने के बावजूद अब ये मामला अचानक क्यों उठ गया है और आम आदमी पार्टी ने इसको जोश के साथ क्यों उठा दिया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। आम आदमी पार्टी ने जो मसला उठाया उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी थी इस घोटाले की रकम, जिसमें 3 साल तक मुफ्त बिजली दिल्ली को मिल सकती थी और 3.5 साल तक भारत का जो खेल बजट है उसका पूरा खर्चा उठाया जा सकता था। और ये रकम, इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकार के साथ हुआ है, ऐसा इनका क्या, महाराष्ट्र की सरकार के साथ, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक रिपोर्ट थी ओवर इन्वॉइसिंग वाली, जिसको अलग अलग जगहों पे छापा गया था, द वायर पे थी, शायद इकोनॉमिक टाइम्स पे भी थी। उस खबर को उन्होंने उठाया और उसको ब्लो अप किया। और इसमें कहा गया कि 2014 में 6 कंपनियों के जरिए राजस्थान में और महाराष्ट्र में अडानी पावर ने एंट्री की और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, ट्रांसमिशन वगैरह का काम करते थे। और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया महाराष्ट्र की सरकार के साथ कि बिजली के उत्पादन और ट्रांसमिशन में जो खर्चा आएगा, ऑब्वियसली वो कोई भी जो कंपनी होती है वो कहती है भैया खर्चा हम आपसे लेंगे, इसके अलावा जो बिजली बेचेंगे और फिर जो प्रॉफिट होगा वो हमसे। सीधी सी बात है कि खर्चा निकाल के जो प्रॉफिट होगा वो आपसे लेंगे। और ये था कि इस पे मुनाफा कमाना था अडानी साहब को। बहुत सिंपल सा मॉडल दिखता है। इस बीच में आ जाती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या बताया गया था, याद कीजिए। ये बताया गया था कि अडानी साहब, मैंने बहुत पहले जब पनामा केस कवर किया था और पंडोरा पेपर्स कवर किए थे, तब भी आपको बताया था कि कैसे भारत में ये कंपनियां अपनी ही वहाँ की शेल कंपनियों से एक चीज़ कई कई गुना दाम पर खरीदती हैं। इस तरह से यहाँ का जो काला धन है उसको वहाँ भेजने में मदद मिलती है। और उन जगहों पर क्या होता है कि जैसे मॉरिशस है या दूसरी जगह है, तो क्या होता है कि ये जो टैक्स हेवन कंट्री है इसीलिए चुने जाते हैं, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता कमाई पे कॉरपोरेट्स की। तो भारत से कोई चीज़ अगर हमने कोई चीज़ वहाँ से मंगाई 10 रुपये की, उसको 500 रुपये में ख़रीद लिया, तो जो 490 वहाँ जाएंगे वहाँ तो कमाई लगेगी नहीं, लेकिन यहाँ से पैसा हमने बड़ी सफाई से उन देशों में ट्रांसफ़र कर दिया। और हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया था कि इसी तरह का पैसा वहाँ पे अडानी साहब की, विनोद अडानी की कंपनियों में है, और उस पैसे को विनोद अडानी ऐसे भेजते हैं और फिर वहाँ से वो पैसा शेयर बाज़ार में लगता है। यानी यहाँ से पैसा गया, एक का माल 100 में खरीद के, वो पैसा वहाँ जब उनके पास पहुँच गया तो उस पैसे को वहाँ से शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते, तो क्या होता है कि नंबर 1 में पैसा भी चला गया और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। तो जो पनामा पेपर्स थे, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आया था, अजय देवगन का नाम आया था, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम आया था, बहुत सारे नाम आए थे, जिसमें नवाज़ शरीफ का नाम आया था, नवाज़ शरीफ को कुर्सी छोड़नी पड़ी, उस तरह का उसमें भी यही व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ये जो आरोप लगा है विनोद अडानी के ऊपर, ये लगा हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि जो अडानी के ऊपर, और ये लगा हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि जो अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में पावर प्लांट थे उनके लिए विदेशों से मशीनें मंगवाई, और जो मशीनें मंगवाई उन मशीनों को इन्फ्लेटेड रेट में ख़रीदा गया
इसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे मॉरिशस, दुबई में जो फर्जी कंपनियां कह रहे हैं वो दरअसल शेल कंपनियां हैं, उनके ज़रिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ से उन कंपनियों से महंगे दाम पे चीज़ें खरीदी। जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे एक मशीन थी जिसकी कीमत थी 95 करोड़ रुपए, उसको 575 करोड़ रुपए में विनोद अडानी की कंपनी से, अडानी साहब की पावर कंपनी ने खरीद लिया। और उसका जो मुनाफे का पेमेंट है वो तो अडानी साहब की पावर कंपनी को दिया गया, विनोद भाई साहब की कंपनी को, और जितने का 95 करोड़ रुपए का वो माल था वो पैसा चीन भेजा गया और साउथ कोरिया भेजा गया, और साउथ कोरिया और चीन से वो माल आ गया। लेकिन विक्रेता कौन हो गए? ये विनोद भाई साहब। यानी 100 का माल 500 में विनोद भाई साहब से खरीदा हमने, लेकिन पैसे 95 ही दिए चीन वाले को और उससे माल उठा लिया। इसी तरह से 21 करोड़ रुपए का कोई ऑप्टिक फाइबर का इक्विपमेंट था जिसको 236 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यानी 21 करोड़ की चीज़ थी, उससे कहा विनोद भाई साहब से कि आप भाई साहब हमको दे दो। विनोद भाई साहब से कहा कि हम खरीदना चाहते हैं, हमको दे दो। विनोद भाई साहब ने 236 में दे दिया, 236 करोड़ में। इन्होंने 236 करोड़ में खरीद लिया। भाई दोनों कंपनी के मालिक राजी, कोई क्या कर सकता है, महंगा माल खरीद रहे हैं। लेकिन 21 करोड़ रुपए की जो पेमेंट यहाँ से जाती है वो पेमेंट भी इन्होंने विनोद भाई साहब को ना देके सीधे चीन को दे दी, मुनाफे की पेमेंट विनोद भाई साहब को कर दी। इस तरह का मामला आया है। उसमें 27 करोड़ रुपए के टरबाइन जनरेटर को 5000 करोड़ रुपए में खरीदना भी बताया गया है। 2700 करोड़ वाला 5000 करोड़ रुपए में। अब इससे हुआ ये है कि इससे जो चूना लगा है वो किसको लगा है? बिजली उपभोक्ता को। क्योंकि जब आप जाएंगे रेगुलेटर के पास में और उनको कहेंगे कि हम ब्याज बढ़ाना चाहते हैं, तो कहेंगे कैसे? कहेंगे हमारी कंपनी घाटे में है। कैसे घाटे में? देखिए इतने की तो हमने मशीन खरीद ली, कोयला हमने खरीद लिया इतना महंगा, खुद के कोयला आ रहा है 10 गुने दाम पे, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, इसलिए साहब बिजली तो हमको महंगी करनी पड़ेगी, तो बिजली का दाम बढ़ जाता है। इस तरह से ये प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी दौर, ये जो चोर व्यवस्था है, इसमें बिजली के दाम ऐसे बढ़ते हैं। बिजली इसलिए महंगी इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारी कंपनियां ज़बरदस्ती घाटा दिखाती हैं और बिजली को करती हैं महंगा। लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है जो सबसे खतरनाक है, जो उस रिपोर्ट में मैं बाद में बताने वाला हूं, जिस पे किसी की नज़र नहीं जा रही है। अब ये जो है कि मॉरिशस से 2700 करोड़ रुपए का सामान 5000 करोड़ में मिलेगा, और यानी ओवर इन्वॉइसिंग की गई, उसी चीज़ का ज़्यादा पैसे का बिल बनाया गया और भुगतान जो है अलग अलग जगहों पे किया गया। उसमें 10,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को चूना लगाया गया और उसी तरह से एक राजस्थान सरकार को चूना लगाया गया। आप कहेंगे तो बहुत बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है। ये बुरी बात इस धरती पे नहीं है। 2013-14 में इसकी जांच हो चुकी थी। इसकी जांच होने के बाद से मामला ऊपर जा चुका था। एक डिपार्टमेंट ने सरकार के इनके खिलाफ कार्रवाई की, दूसरे ने बचा लिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। 9 साल मोदी जी की सरकार को हो गए हैं। 2013 का कॉन्ट्रैक्ट है, 2023 हो गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन असली राजनीति यहां से शुरू होती है। कभी आपने सोचा कि ये मसला अगर 10 साल से चल रहा है, 2013 में यूपीए सरकार में, कांग्रेस की सरकार में इस घोटाले की बात हुई, जांच भी शुरू हुई उसी दौरान, 2014 से लेकर 10 साल मान लीजिए इन्होंने लटकाया हुआ है, तो इस 10 साल में मसला क्यों नहीं उठा? हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आके भी काफ़ी समय हो गया है, तब भी क्यों नहीं उठा? ये बड़ा सवाल है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपने वीडियो में बहुत सारे इश्यू उठाता रहता हूं और वो इश्यू आखिर में कभी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी वहाँ से आते हैं आपके पास में। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे मसलों को आगे लेकर चलती हैं। हमारे पास भी कई जगहों से ये प्रस्ताव आया कि साहब हमको कुछ थोड़ा सा रिसर्च देते हैं। हमने कहा नहीं, माफ़ कीजिएगा, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पक्ष के लिए ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी नैतिकता के खिलाफ है। पत्रकार के तौर पर आप किसी एक पार्टी को रिसर्च करके बेचें, पैसे कमाएं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जनता के सामने तथ्य रखना। हम अपने तथ्य रख रहे हैं आपके सामने। बहुत सारे सैटेलाइट चैनल से ज़्यादा आपका ये चैनल देखा जाता है यूट्यूब के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से, तो हमने इनकार कर दिया। अभी क्यों हो रहा है? अभी ये सोचने का मसला है। अगर 10 साल क्यों लगा? और ये जो कुछ हज़ार करोड़ रुपए, 10,000 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, क्या केवल इतना ही पैसा विनोद भाई साहब की शेल कंपनियों के पास में?
विनोद भाई साहब की शेल कंपनियां तो इतनी पावरफुल हैं कि अभी पता चला कि जो सीमेंट कारोबार खरीदा है अडानी साहब ने, विनोद भाई साहब का सबसे बड़ा पैसा लगा हुआ है। पहले ये मुकर रहे थे, फिर उन्होंने कबूल कर लिया। अभी क्यों आया, मैं आपको बताता हूं अभी क्यों आया। बार बार ये सवाल उठ रहा था कि विनोद भाई साहब की शेल कंपनियों के पास ये जो अथाह पैसा इसलिए कि इसकी था कोई नहीं ले सकता, कोई कंपनियों की संख्या नहीं बता सकता कि उनकी कितनी कंपनियां हैं, कितनी शेल कंपनियां, कितनी ऑफशोर कंपनियां, कोई बता नहीं सकता। तो पैसे कैसे बताएगा? अभी भी नई नई कंपनियों के नाम आ रहे हैं। तो वो जो पैसा है उन कंपनियों के पास में अथाह पैसा है, अडानी ग्रुप से की मददगार कंपनी है वो, देखा जाए तो वो पैसा कहां से आया, ये सवाल हमने उठाया था। किसका पैसा है वो? अलग अलग वजहों पे मैंने आपको आशंका जाहिर की थी कि कैसे यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात जाते हैं, अडानी साहब से मिलते हैं, वगैरह वगैरह, जान पहचान होती है। कैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से अडानी साहब मिलते हैं, कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात जाते हैं, मुलाकात होती है। और उन सब जगहों पर कहीं ना कहीं श्रीलंका वाले उनसे अडानी साहब के कनेक्शंस बनते हैं, बहुत क्लोज के। तो क्या इन लोगों का, देखिए हम कह नहीं सकते जब, क्योंकि ना आरोप लगा सकते, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसी के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते जबकि आपका ठोस आधार ना हो। लेकिन ये एक आम धारणा है कि पॉलिटिशियंस दुनिया के कहीं भी हों, करप्शन में नंबर 1 होते हैं। जो बाइडन पे भी अभी आरोप लगाया, उन्होंने अपने बेटों के नाम पे चीन की कंपनियों से उससे कारोबार किए और खूब पैसा बनाया। ट्रंप के ऊपर भी आरोप लगाया। तो ये जब उतनी सख्त व्यवस्थाओं में काम करने वाले हैं, तो फिर बोरिस जॉनसन यूके वाले क्यों नहीं हो सकते करप्शन में शामिल? तो एक अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि इन सब लोगों का पैसा कहीं ना कहीं अडानी साहब की शेल कंपनियों में लगा हो सकता है। सिर्फ इन लोगों का पैसा ही नहीं, भारत के भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आज तक नहीं पता चलता कि वो इतने सारे गलत काम, इतने सारे अन्यायपूर्ण काम, इतने सारे अनड्यू फेवर, इतने सारे ठेके दिलाने वाला काम किस मोटिवेशन के तहत कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं, इतनी सारी गड़बड़ी बेईमानी भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा। तो जब बार बार ये सवाल उठता है कि विनोद भाई साहब की कंपनियों में इतना पैसा किसका है, कहां से आया, तो दिमाग कुछ लोगों का यहां वहां भी जाता, अच्छा उनका तो नहीं है, उनका तो नहीं है, उनका स्टेक तो नहीं है, फलां आदमी का स्टेक तो नहीं है अडानी साहब की कंपनियों में, फलां आदमी का पैसा तो विनोद भाई साहब की कंपनी के जरिए भारत में नहीं आ रहा है, विदेशों में दी गई रिश्वत। घोटाला जब खुलेगा, एक हवाई जहाज खरीद लीजिए, मान लीजिए एक लड़ाकू विमान, उसमें एक रिश्वत हुई, उसने कहा रिश्वत हमको मत देना, अडानी साहब की कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लो, एबीसीडी कंपनी में। उसने एबीसीडी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली, पैसा एबीसीडी कंपनी के पास आ गया, एबीसीडी कंपनी 6 महीने बाद हिस्सेदारी मुझे बेच दी। ऐसा होता है। देखिए चंदा कोचर के केस में क्या हुआ था, उनके हस्बैंड को इसी तरह से तो सस्ते दाम में हिस्सेदारी मिल जाती थी कंपनियों की। कंपनियां जिनको वो लोन देती थी, वो उनके हस्बैंड को हिस्सेदार बना लेते थे, फिर हिस्सेदार बनने के बाद में उनके हस्बैंड सस्ते में हिस्सेदारी खरीद के फिर बाद में ज़्यादा पैसे में हिस्सेदारी बेच देते थे, और वो पैसा रिश्वत का वाइट में उनके पास आ जाता था। यही तो आरोप लगा था। तो आज जब ये मसला उठ रहा है कि ये पैसा किसका है, किसका है, किसका है, कहां से पैसा आया है, विनोद भाई साहब के पास पैसा कहां से पहुंचा है, ऐसे में आपका मुंह बंद करने के लिए एक ये खुलासा आता है, अलग अलग अखबारों में आता है। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, उसने एक अच्छी खबर समझ के ले उड़ी, वो भी इसके अंदर की बात को समझ नहीं पाई, या हो सकता है वो भी इस खेल का हिस्सा हो। हमको और आपको सबको ये समझा दिया गया है कि ये पैसा अडानी साहब विनोद भाई साहब से महंगे महंगे दाम में चीज़ें खरीदते हैं और पैसा वहाँ भेज देते हैं, फिर उस पैसे के ज़रिए शेयर मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए विनोद भाई साहब के पास जो पैसा है वो ये राउंड ट्रिपिंग वाला पैसा है, और कोई पैसा नहीं है, और कुछ मत सोचिएगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि अच्छा ये बताइए विनोद भाई साहब के पास किसका पैसा है, तो आप कहो अरे किसका क्या पैसा है, वो देखा नहीं बिजली के इक्विपमेंट महंगे महंगे खरीदे थे, पूरा 1000 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था संजय सिंह ने, 10,000 करोड़ का नुकसान वो लगाया था। तो आप कहेंगे हाँ भाई,
अरे लेकिन यहाँ मामला ये भी नहीं पता कितने लाख करोड़ का है, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही है, वो राउंड ट्रिपिंग हो रही है या किसी का काला धन जो है वो अलग अलग इन्वेस्ट किया जा रहा है, यही तो जांच करने की ज़रूरत है। लेकिन जांच में शक आपका उधर ना जाए तो आपको एक रास्ता बता दिया गया है, भैया ये देख लो, ये राउंड ट्रिपिंग होती है, वो पैसा है विनोद भाई साहब की कंपनियों में। लेकिन एक बात मान के चलिए, विनोद भाई साहब के पास जितना पैसा है ना, ये विद्युत के इक्विपमेंट महंगे खरीदने से बना हुआ पैसा नहीं है। बहरहाल ये पूरा का पूरा प्रकरण मुझे ऐसा प्रतीत होता है एक राजनीतिक प्रकरण है, राजनीतिक खेल है, जिसके अंदर असली फंडर जो हैं विनोद अडानी के, उनको छिपाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए एक ये फुंतरू छोड़ दिया गया है जिससे ज़रिए आपको लगे अच्छा विनोद अडानी का पैसा इसलिए है। असली जांच अभी होनी बाकी है, विनोद अडानी का पैसा आया कहाँ से, कैसे कमा रही हैं उनकी कंपनियां, ऐसी ऐसी कंपनियां जो सिर्फ एक ही कार्य करने के लिए, इसी की डील करने के लिए जन्म लेती हैं और उनका खूब सारा पैसा आ जाता है, वो डील कर लेती हैं, जिनके कोई कारोबार नहीं है लेकिन उनके पास बहुत पैसे हैं और उनके पास पैसे आते हैं जाते रहते हैं इन्हीं सब कामों में। तो ये जो है जांच का विषय है, इसीलिए लगातार जांच की मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट की जांच का दायरा कितना बड़ा है कितना छोटा है, यह अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। सेबी की जांच भी बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है, इसलिए जेपीसी की जो लोग मांग कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि हो जाए, ऐसा मुझे लगता है, शायद उसका न्याय मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह बहुत सारे खेल होंगे, बहुत सारे अटेंशन डाइवर्ट करने के काम होंगे, हमको सावधान रहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, फेसबुक के पेज को अनफॉलो ना करें, 2-4 दिन में वो अपने आप फेसबुक में जो मैंने कंप्लेंट की है उसके आधार पर पेज हमको वापस मिल जाएगा। ऐसा ना हो उसको आप अनफॉलो कर दें, उसके बाद में पेज हमको मिले और आप वहाँ पे ना हो। नमस्कार, जय हिंद।